जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तर भारत की नदियों के बारे में बताया था, जिसमें गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया गया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप जल से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल हो, तो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत को अगर देखा जाए तो इधर के ओर बंगाल की खाड़ी पड़ती है और इधर नीचे की ओर हिंद महासागर और इस साइड में अरब सागर पड़ता है। तो जो भारत का क्षेत्र है वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिस कारण इसे भारत प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रायद्वीप में जो बहने वाली नदियां हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हुए आएंगे उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों के क्रम को देखते हुए और समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो गंगा नदी है, जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसमें से एक वितरिका को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और दूसरी वितरिका को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यह है गंगा नदी जो इधर से आ रही थी और यहाँ पे आगे पश्चिम बंगाल में दो वितरिकाओं में बट गई। तो अब वितरिका किसे कहते हैं उसको समझते हैं। जब कोई नदी, जो नदी का मुख्य जलधारा होता है, वो ऐसे कोई नदी बहते हुए आ रही है और यहाँ पे आके ये दो भागों में बट गई, तो एक वितरिका ये वाली हो गई और एक वितरिका ये वाली हो गई। इन दोनों को वितरिका के नाम से जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि जो गंगा नदी की एक वितरिका हुगली नदी है, ये पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना जाके बना लेती है। तो इसमें हुगली नदी में छोटे नागपुर के पठार से निकलने वाली दामोदर नदी आके मिलती है और अपना जल हुगली नदी में गिरा देती है। ये जो दामोदर नदी है, इसे बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नदी बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती थी। लेकिन इस नदी पे जब एक बांध बना दिया गया, तब से इस नदी के कारण बंगाल में बाढ़ जो होती है वो नहीं आती है। ये जो दामोदर नदी है, इसमें जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड में पड़ता है और झारखंड में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका जल दामोदर नदी में और स्वर्णरेखा नदी में बहा दिया जाता है। तो कंपनियों के जल के आने के कारण ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, जिस कारण इसमें कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है। इस नदी जो दामोदर नदी घाटी है, दामोदर नदी के किनारे का क्षेत्र है, जिसे दामोदर नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। अब आगे बात करें स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी भी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पे लाके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और देवते का निर्माण करती है। और फिर आगे देखें बैतरणी नदी की, तो ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पे लाके अपना जल गिराती है, देवते का निर्माण करती है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी, ये भी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। छोटा नागपुर पठार में दो नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी बनती है। शंख नदी और कोयल नदी, जब ये दो नदियां आपस में मिलती हैं तो ब्राह्मणी नदी बनती है और ये कटक के पास आके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और देवते का निर्माण करती है। फिर महानदी की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला में सिहाव की पहाड़ी है, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है और ये नदी उड़ीसा के रास्ते बहते हुए आती है और कटक में अपना जल लाके बंगाल की खाड़ी में गिराती है, कटक के तट पे। तो ये जो महानदी की सहायक नदियों के बारे में देखें तो महानदी की एक सहायक नदी मंद नदी है और एक जोक नदी, तेल नदी, दूध नदी। तो महानदी पे एक बांध बनाया गया है जिसे हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है और ये बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है।
ये कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो महानदी पे बनाया गया बांध हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। अब फिर आगे देखते हैं गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में लाके अपना जल राजमुंदरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में समझते हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा नदी, वर्धा नदी, पैनगंगा, प्राणहिता, वैनगंगा, इंद्रावती, ये जो नदियां हैं ये गोदावरी नदी के बाएं तट से लाके अपना जल गोदावरी नदी में गिराती हैं। अब बात करें दाहिने तट से जल गिराने वाली नदियों के बारे में, तो प्रवरा नदी और मंजीरा नदी, ये जो दोनों नदियां हैं ये गोदावरी नदी में अपना जल दाहिने तट से लाके गिराती हैं। अब देखें, एक यहाँ पे जो वैनगंगा नदी है इस पे एक बांध बनाया गया है जो कि मिट्टी से बना हुआ बांध है और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बनाया गया बांध है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब उसके बाद देखें कृष्णा नदी को। तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है, चोटी से होता है और ये अपना जल लाके आंध्र प्रदेश के तट पे बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और एक बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। कृष्णा नदी का डेल्टा और गोदावरी नदी का डेल्टा, ये इन दोनों नदियों का डेल्टा आपस में मिल जाता है। अब देखें, कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें जो बाएं सिरे से लाके अपना जल इसमें गिराती हैं कृष्णा नदी में, वो कोयना नदी और भीमा नदी, मूसी नदी हैं। ये तीनों नदियां अपना जल लाके कृष्णा नदी में बाएं सिरे से कृष्णा नदी में लाके गिरा देती हैं। फिर दाहिने सिरे से जो अपना जल लाके गिराने वाली नदियां हैं उनका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा, तुंगभद्रा। ये जो पांचों नदियां हैं ये अपना जल कृष्णा नदी के दाहिने तट से लाके गिरा देती है। तुंगभद्रा नदी जो है वो दो नदियों के मिलने से बनती है, तुंग और भद्रा। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं यहाँ पे तो तुंगभद्रा नदी बनती है और ये तुंगभद्रा नदी अपना जल लाके कृष्णा नदी में मिला देती है। कृष्णा नदी पे तीन मुख्य परियोजनाएं हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अलमाती बांध परियोजना और नागार्जुन बांध परियोजना और श्रीशैलम परियोजना। ये तीनों परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे ही है। हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी के तट पे स्थित है। फिर आगे देखें पेन्नार नदी को। तो पेन्नार नदी ये निकलती है नंदीदुर्ग पहाड़ी से और तमिलनाडु के तट पे लाके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फिर इसके बाद कावेरी नदी को देखें तो कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु के तट पे लाके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सालों साल जल का प्रवाह होता रहता है, कभी भी जल का प्रवाह नहीं रुकता है। इसकी जो सहायक नदी है दाहिने सिरे से मिलने वाली वो हेमावती नदी है और जो बाएं सिरे से जो मिलने वाली नदी है वो है हेमावती नदी और दाहिने सिरे से मिलने वाली नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी और अमरावती नदी है। फिर इसके बाद दो छोटी छोटी और नदियाँ बचती हैं जिसमें से एक वैगई नदी और एक ताम्रपारी नदी है। वैगई नदी का उद्गम मदुरई के पास वर्षानद पहाड़ी से होता है और यह तमिलनाडु में लाके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। उसके बाद जो ताम्रपारी नदी है इसका उद्गम अन्नामलाई पहाड़ी से होता है
और ये रामेश्वरम के पास लाके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और डेल्टे का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ थी उनके बारे में बताया, उनका उद्गम और उनका मुहाना कहाँ पे बनता है। कभी कभी सवाल इस तरीके से पूछता है कि नदियों का नाम दे देगा और कहेगा कि इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए या फिर दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। तो जब दक्षिण से उत्तर के क्रम में कहेगा सजाने के लिए, तो हम लोग यहाँ से सजाना शुरू करेंगे। ताम्रपारी, वैगई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, हुगली, इस प्रकार से सजाया जाएगा। और जब कहेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, तो हुगली नदी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपारी, इस प्रकार से सजा दिया जाएगा। अब मैंने कब से आप लोगों को बस एक बात कहते हुआ है कि ये नदी डेल्टा बना रही है, डेल्टा बना रही है। तो समझते हैं डेल्टा क्या होता है। जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो पश्चिम से निकल के और पूरब की ओर बहती हैं और अपना जल लाके बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, तो जो ये वाला जो तट है ये कटा हुआ है। इस पे पहाड़ी पूरी तरीके से मतलब नहीं है, बीच बीच में कभी इतनी बड़ी पहाड़ी हो के इससे मतलब इसमें पूरी पहाड़ी नहीं बनी हुई है, कटा हुआ भाग है। तो ये नदियाँ जब अपने साथ मिट्टी को लेके आती हैं बहाते हुए, तो इनका चूँकि मुहाने पे स्पीड नदियों का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो मिट्टी को और ज़्यादा अपने साथ लेके बहा के नहीं जा पाती हैं, तो वो रास्ते में ही मिट्टी को छोड़ने लगती हैं। जब मिट्टी को नदियाँ रास्ते में छोड़ती है तो कई भी तरीकाओं का निर्माण करती है और उन्हीं भी तरीकाओं के बीच में मिट्टी जमा होता रहता है। और जब मिट्टी जमा होके एक बहुत बड़ा क्षेत्र का आकार ले लेता है, तो उसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि नदियाँ अपने साथ मिट्टी काट के लेके जाती हैं, जो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि वो ऊपरी परत के ही मिट्टी को काट के अपने साथ लेके जाती है। तो जो डेल्टा बनता है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताया। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो ये होगा कि मैं आप लोगों को जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होंगी उसके बारे में बताऊंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,